तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छा सा फील आ रहा है इसको देखने में, ऐसा लग रहा है मतलब एकदम आज की ताजा खबरों में आपके सामने आप पढ़ रहे हैं। वैसे आज आवाज मेरी बहुत क्लियर आ रही होगी आप सबके सामने, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास के अंदर इसको थोड़ा सा पीछे नहीं कर, मैं मारते मारते गिरा। रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने थे। एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिप्रोडक्शन इन व्हिच गैमेट्स आर इन्वॉल्वड, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। That type of reproduction is known as what? That type of reproduction is known as sexual reproduction. ऐसा reproduction जिसमें parents का involvement हो, ऐसी reproduction को sexual reproduction कहते हैं। इसके अंदर अगर मेल की बात करें तो मेल से सीक्रेट होगा कौन? स्पर्म। फीमेल की बात करें तो फीमेल से होगा क्या? ओवम। ओवम और स्पर्म आपस में मिले तो हमें मिल जाएगा नया ऑर्गेनिज्म और उसे हम लोग बोलेंगे क्या? जाइगोट। क्लियर है बात? तो in this sexual reproduction we need one sperm, one ovum, both fertilize and gives what? Zygote. Clear? तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर असेक्सुअल सेक्सुअल से बेटर क्या है? तो इन दोनों का बाद में लिख लेना, पहले देखो तो इन दोनों में क्या रीजन है। अगर हम लोग बात बताएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? असेक्सुअल क्यों अच्छा है पहले ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा सेक्सुअल क्यों अच्छा है। तो असेक्सुअल अच्छा होने का कारण क्या है? उसमें एक पेरेंट चाहिए, दूसरे पेरेंट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है ना? दूसरी बात, जो भी वेरिएशन नहीं होते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मान लो कि मेरे पास कोई प्लांट है जो बड़ा भी है, मोटा भी है, अच्छा भी है, तो जो इसकी प्रोजेनी पैदा होगी वो भी बड़ी होगी, अच्छी होगी और बढ़िया होगी, यानी कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करता। क्लियर? तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर वेरिएशन नहीं होते। दूसरी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कैसे कॉज करता है? सेक्सुअल है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? आधे गैमेट मेल से आ रहे, आधे गैमेट फीमेल पेरेंट्स से आ रहे, तो कुछ करेक्टर मेल के, कुछ करेक्टर फीमेल के आपस में मिलेंगे दोनों के दोनों, तो ऑफ कोर्स ही बात है वेरिएशन होगा। तो हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल? बिकॉज इट क्रिएट द वेरिएशन। मान लो कोई चीज अच्छी नहीं है और हमें अच्छी चाहिए तो वो सेक्सुअल में हो जाएगा। हर टाइम क्या होता है? डेवलपमेंट होता जाता है। डेवलपमेंट होता जाता है तो ऑर्गेनिज्म अडप्ट हो जाता है रहने के लिए। मान लो उसको उठाकर गर्मी से थोड़ी सी ठंड वाली जगह में डाल दिया, लेकिन असेक्सुअल की बात करेंगे तो जी नहीं पाएगा। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करेंगे तो धीरे 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 वेरिएशन ले आएगा और चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से बेटर है। क्लियर है बात? चलिए लिखिए आप कॉपी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नहीं, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखना इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, it is a type of reproduction in which two sexes are involved, in which two sexes are involved. Both gamete fuse to form, both gamete fuse to form zygote. Both gamete fuse to form zygote. Both gamete fuse to form zygote.
ओके, अब हेडिंग डाल देना असेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए अब हम लोग बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब कभी हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें चाहिए। अगर मेल वाला पार्ट है तो उसे बोलते हैं एंड्रोशियम, करेक्ट है। तो मेल वाला पार्ट दैट इज कॉमनली नोन एज एंड्रोशियम, और फीमेल वाला अगर पार्ट है तो उसे कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉमनली नोन एज गाइनोशियम। क्लियर? The male reproductive part of plant is androecium and the female reproductive part is known as gynoecium. Clear है बात? देखो भाई, मेरे को आवाज तो नहीं आनी लेकिन गर्दन तो हिलाते रहो तो मेरे को पता चलेगा हाँ समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे तो करते रहो कि हाँ सर आ रहा है समझ में। नहीं ऑन ऑफ रहने तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ऐसे करते रहो तो पता चलना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है। एक की तो गर्दन हिलती है। चलो, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? इट इज व्हाट, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज व्हाट, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एक तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप फ्लावर देख लो तो बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर दिखता है, ये देखो, दैट इज नोन एज व्हाट, थैलेमस। थैलेमस के ऊपर अगर हम लोग जाएं, इसके अंदर मूवी आ गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो मेरे पास होता है वो कहलाता है एंथर। द वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल, अगर एंड्रोशियम की बात करता हूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? एंथर। These anther is what? These anther secrete a male gamete. मतलब ये एंथर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। यानी कि इस एंथर के पास क्या पाए जाते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इस एंथर के पास मेल गैमेट, और उस मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट मेल गैमेट इज कॉमनली नोन एज pollen grains. Clear? The male gamete, it is commonly known as pollen grains. Clear है बात? इसकी नीचे वाली जो फिलामेंट दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेमन। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं द एंथर एंड स्टेमन आपस में मिलाकर एंड्रोशियम कहलाता है। क्लियर है बात? तो एंथर एंड स्टेमन conclude to form known as endoecium, and endoecium is what? It is a male reproductive part. अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट के अंदर वो मेल गैमेट क्या होते हैं तो आप बता सकते हो इन द प्लांट द मेल गैमेट इज pollen grains. क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं, या इन शॉर्ट इसके अंदर हमारे पास आता है एक तो कार्पल भी आता है। क्लियर? तो अगर गाइनोशियम की बात करें तो जी फॉर गर्ल और गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस कार्पल के अंदर कौन कौन आता है, यानी कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन आता है? एक तो आता है स्टाइल, एक आता है स्टेमन, और एक आती है ओवरी। इन तीनों को मिलाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम कहलाता है। यानी कि स्टाइल, स्टेमन एंड ओवरी, इन तीनों को अगर आपस में मिला दे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? क्लियर? कहां पर स्टिग्मा होगा? तो बिल्कुल सही है, स्टेमन नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा स्टेमन? लिखो बस। तो कितने बच्चों को बता रहा यार स्टिग्मा होगा? तो स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होगा कि नीचे वाला?
पक्का? यस सर। फीमेल में ये वाला पार्ट बता रहे हैं, तो इस पोर्शन जहां पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे उसे क्या बोलेंगे? स्टिग्मा स्टिग्मा। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टेमन क्यों लिखा? स्टिग्मा है ना, तो क्यों नहीं लिखा स्टिग्मा? क्यों नहीं लिखा स्टिग्मा? नहीं लिखा। ये सही बोल रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा लिखते लिखते, है ना, मेरी गलती है, मैं भूल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो में चलाते हैं। तो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी आ रही है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब यार पढ़ने वाले बच्चे को मान जाए। यस सर, इसमें तो यस सर ऐसा है ना, सटीक, हाँ सटारी हो रही है। चलो, तो ये हमने बताया क्या हमारे पास इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की अगर बात करें तो इट कंट्रीब्यूट टू फॉर्म व्हाट? इट कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। क्लियर? अगर हम लोग बात करेंगे तो देखना एंथर सिक्रीट कर रहा है क्या? Anther secretes कर रहा है pollen grains. Anther is having what? Male gametes, that is known as pollen grains. ये pollen grains उड़ते उड़ते कहाँ पर चल जाएंगे? ये उड़ते उड़ते उस पार्ट पर चल जाएंगे जिसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट कहते हैं. That is known as stigma. Stigma पर ये pollen grain आके गिरेंगे और इसमें से एक pollen grain आके pollen tube बनाएगा और जिसके अंदर pollen tube बनाता है उसे स्टाइल कहते हैं. ये स्टाइल कहाँ पर जाके खुलती है? ये ओवरी के अंदर जाके खुलती है. और ये जो एक दूसरा pollen grain है वो आकर इसमें फ्यूज होता है और फ्यूज होता है तो इधर जो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स बढ़ते हैं, लोग 11th 12th क्लास पाएंगे कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट में दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? इट इज कॉमनली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. क्योंकि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि ऐसा क्या जरूरी है मेल गैमेट ही इसी मतलब सेम प्लांट का ही सेम को करेगा? कभी आपने पापा मैंगो खाया? पापी मैंगो या क्या कहते हैं केला चीकू का कॉम्बिनेशन, नील चीकू, कुछ खाया क्या ऐसा कभी? ऐसा पॉसिबल होगा ना कि पॉलन ग्रेन्स और प्लांट के पपीता के पॉलन ग्रेन्स आकर इस पर गिर जाए, क्या कहते हैं अपने मैंगो पर गिर जाए, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले वो क्या कभी आपने ऐसा गाउट और गॉट का कॉम्बिनेशन? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ऐसा नहीं होता? क्या उनके गैमेट्स उनके पास जाते हैं कि जाते ही नहीं? जाते हैं कि जाते ही नहीं गैमेट्स? अरे पॉलन ग्रेन से हवा में उड़ते उड़ते आ रहे हैं, यहाँ बीच में पपीते का पेड़ आ गया तो पपीते के पेड़ पर गिर गए, आगे चीकू का पेड़ आ गया तो चीकू पर गिर गए, सेब पेड़ आ गया तो सेब पेड़ पर गिर गए, तो पॉलन ग्रेन उसके पास आए तो उधर एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? अगर डिफरेंट प्लांट है, हर ऑर्गेनिज्म को पता है कि उसके सेम स्पीशीज कौन सा है, यानी कि अगर गॉड का स्पर्म है तो गॉड का स्पर्म जो होगा मतलब फीमेल अगर गॉड है तो उसके पास ही जाएगा और किसी के ऊपर नहीं जाएगा. काऊ काऊ में रिप्रोड्यूस करेगी, यानी कि सेम स्पीशीज सेम में रिप्रोड्यूस करती है, डिफरेंट में रिप्रोड्यूस नहीं करती है. कभी पापा मैंगो नहीं खाया है, मैंगो का मैंगो को ही करेगा, पपाया का पपाया को ही करेगा, कभी भी दो स्पीशीज आपस में फ्यूज होकर तीसरी नहीं बना सकती. ये केवल और केवल हम लोग करवा सकते हैं. कैसे? आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली भी सब कुछ नहीं करा सकते, जो क्लोजली रिलेटेड होती है. फॉर एग्जांपल आपने खच्चर देखा होगा, यस और नो, इंग्लिश में म्यूल कहते हैं उसे. हमने क्या करा? डोंकी को उठाया, हॉर्स को उठाया, आपस में मिलाया, तीसरा चौथा मिल गया, वो म्यूल और इन्हें मिल गए. यस और नो? खच्चर सुना होगा ना, तो वो हमने कराया, वो आपस में नहीं कर सकते. दे आर इनफर्टाइल, वो आगे कब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो केवल हम लोग बनाते हैं. क्लियर है बात? चलो तो देखो लिखना है. In a plant, the male reproductive part is known as androecium. In a plant, the male reproductive part is known as androecium. In a plant, the male reproductive part is known as androecium. It consists of anther and stamen.
It consists of anther and stamen. It consists of anther and stamen. लिख लिया? Yes, sir. Gynoecium. Next लिखना gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of a plant. It is a female reproductive part of a plant. It is a female reproductive part of a plant. It consists of style, stigma, and ovary. It consists of style, stigma, and ovary. Style, stigma, and ovary. उसके बाद आगे लिखना कैलिक्स. कैलिक्स में लिखना it is the outermost part. It is the outermost part of flower leaves called sepals. Of flower leaves called sepal. All flower leaves called sepal. Next line is collection of petal is called corolla. Collection of petal is called corolla. अब क्या होता है इसमें पॉइंट आता है कि अगर ये एंटिकल है यहाँ से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं किसके पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के पास यानी कि फीमेल पार्ट के पास मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यानी कि एक वर्ड आता है हमारे पास दैट इज कॉमनली नोन एज द पॉलिनेशन एंड द पॉलिनेशन मींस व्हाट इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन हमारे पास दो टाइप का होता है. एक कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर पर हो जाता है. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग फ्लावर चाहिए. अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो हमें इसमें पॉलिनेटर चाहिए यानी कि ऐसे एजेंट्स जो क्या करें एक जगह से पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह लेके जाए. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लांट के ऊपर कोई आके मक्खी मधुमक्खी आके रहती है फिर वहां से दूसरी जगह जाती है तो दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज द पॉलिनेटर्स. क्लियर है बात? ओके लिखो. चले आगे तो लिखना देखो इसमें पॉलिनेशन में लिखना ट्रांसफर ऑफ pollen grains. Transfer of pollen grains from anther. Transfer of pollen grains from the anther of stamen. Anther of stamen to the stigma of carpel. To the stigma of carpel.
to the stigma of carpel is known as pollination. Is known as pollination. There can be done. Pollination is of two types. One is known as self-pollination and another is known as cross-pollination. One is known as self-pollination and another is known as cross-pollination. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने ऑर्गन बता दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव में अगर गैमेट पूछे जाए तो प्लांट की गैमेट को आप लोग क्या बोलोगे? प्लांट की गैमेट को आप बोलोगे क्या? एंथर बोलोगे कि पॉलन ग्रेन्स बोलोगे? बताओ, एंथर बोलोगे कि पॉलन ग्रेन्स बोलोगे? तो चलिए सुनिए, तो फिर इधर हम लोग ने बोलते हैं कि इधर हमारे पास जैसे ही कोई कॉलम ग्रेन आया और जब ये यहाँ पर लैंड करता है, कॉलम ग्रेन, बहुत सारे कॉलम ग्रेन यहाँ पर लैंड करते हैं, क्लियर? तो व्हेन द कॉलम ग्रेन इज लैंडेड हियर, तो इसमें से कुछ कॉलम ग्रेन इसके अंदर स्टाइल के अंदर कॉलम ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। मैं केवल एक ब्रीफ व्यू बता रहा हूँ कि आपको 12th क्लास में अच्छे से पता चलेगा। So it forms what? It forms a tube and that tube is named as what? That tube is known as pollen tube. क्लियर है बात? तो एक पॉलन ट्यूब बन गई यहाँ तक, यस और नो? क्लियर? तो अब क्या होगा, इसमें से केवल दो पॉलन ग्रेन, यानी कि शादी करने के लिए एक घोड़े पर दो दूल्हे बैठे हैं, क्लियर? वो आगे जा रहे हैं, 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 यहाँ गए। अब वो फ्यूज होंगे किससे? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है इसके अंदर घुस जाएंगे, क्लियर? हाँ, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल ऐसा कुछ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये दूल्हे यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर द्वार ही नहीं है, यानी कि हमारे स्वागत के लिए गेट ही नहीं है। तो फिर इस घोड़े को पीछे से घूम के जाना पड़ता है, एंटर होते हैं अदर एंड से। दो एंड कहलाते हैं, एक कहलाता है एंटीपोडल एंड, एक कहलाता है चार्जल एंड। तो यहाँ से घोड़े पर कितने पोलन ग्रेन थे? दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स आर एंटरिंग टुवर्ड फ्यूजन? तो पहले तो बहुत सारे पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बना दी, लेकिन अंदर घिसे कितने? दो। आगे गए तो देखा द्वार नहीं है, पीछे से गए, पीछे से जाके यहाँ अंदर आते हैं, तो कितने दूल्हे थे? दो। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं दो बार होता है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और याद रखना, फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से भी बोलते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज सिंगेमी। Fusion of male gamete and female gamete is commonly known as syngamy. यहाँ पर दो बार सिंगेमी हुई, दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए इधर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? गर्दन मिला देना बस, क्लियर? तो चलो लिखो, लिखना क्या है बस ये तो समझाना था। अब एडिट डालते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हाँ, एक लाइन और लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं मैं। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट एंड सीड? क्या आप में से किसी को डिफरेंस मतलब पता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट एंड सीड? हाँ सर, हमें डिफरेंस पता है। एक तो हम खाते हैं और दूसरा उसके अंदर जो बीज निकलता है वो। भैया हमारे यहाँ ये नहीं पूछा कि ऐसा क्या होता है, हम पूछ रहे फ्रूट क्या होता है। आइंदा से कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो फ्रूट में लिखना इट इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओवरी। हम फर्टिलाइज्ड ओवरी को खाते हैं, तो फ्रूट इज नोन एज व्हाट? द फ्रूट इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओवरी, वेयर एज द सीड इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे ओरिजिनेट होता है। फर्टिलाइज्ड ओवरी को फ्रूट कहते हैं, fruit is known as fertilized ovary, whereas seed is known as fertilized ovule. Fertilized ovary is known as fruit and fertilized ovule is known as seed. चलो एडिट आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
Let's have a start with the new reproductive system, which named as what? It is named as the human reproductive system. जब कभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो कैसा दिखता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? आपको पता होना चाहिए क्या? यहाँ पर तो होती है टेस्टिस। कौन होती है? टेस्टिस। क्लियर? ये टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करती है? यहाँ से स्पर्म को लेके जाती है और कहां पर खोलती है? इट इज अ पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर से पास होते हुए इस यूरिनरी ब्लेडर में एक और आती है ब्लड वेसल, दैट इज नोन एज यूरेटर। आकर इसमें बाइंड हो जाती है। यहाँ पर एक और ग्लैंड आता है, दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो आता है पेनिस। अब देखो एक रफ डायग्राम मैंने आपके सामने बताया है, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या चाहिए? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वी नीड अ मेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन दैट इज नोन एज टेस्टिस। अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दो चीज आ रही है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसको ऑफिस बना के आपको समझाते हैं कि what is the difference between primary sexual organ and secondary sexual organ? दो ऑर्गन है हमारे पास, एक कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप में से किसी को भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है क्या? यस और नो? Anyone knows the difference between the primary sex organ or the secondary sex organ? Yes or no? No, sir. नहीं सर, मैं बताता हूँ। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड हार्मोन्स। बात समझो, ऐसे ऑर्गन जो गैमेट और हार्मोन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर दोज व्हिच इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो गैमेट और हार्मोन बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन वो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो बात समझ में आ रही है क्या कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट, ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात समझ में आई? तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये कि ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में से कौन सा नहीं होगा तो काम चल जाएगा? बताओ। If the primary sex organ and secondary sex organ both are there, अगर कौन सा नहीं है तो काम चल जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। यस, हो जाएगा। दोनों नहीं होगा तो काम चल जाएगा। दोनों होने चाहिए। बहुत सही बात बोली है। मैंने सोचा था कि बच्चे बोलेंगे सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाए तो काम चल जाएगा, सेकंड में नहीं हो तो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है भैया, दोनों होना जरूरी है, केवल एक में काम नहीं चल सकता। बात समझ रही है? यानी कि क्या हमें दूल्हा दुल्हन के साथ बाराती भी चाहिए शामिल होने के लिए, बिना बारात के शादी नहीं होती है। तो दैट्स मीन्स दैट केवल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन से काम नहीं होगा अगर उसके लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, अगर ले जाने वाला ही नहीं होगा तो क्या करेगा? पहुंच ही नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि एक गैमेट जो बना है वो दिखाने के लिए उसे रास्ता चाहिए और रास्ते के लिए ये चाहिए। क्लियर है बात? तो लिख लो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है? मेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन होते हैं मैं बता दूं। टेस्टिस हो गया और कौन सा हो गया? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस हो गया, है ना? ये गैमेट्स बनाता है, सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल वगैरह हो गई। और अगर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की हम बात करें तो इसमें वास डिफरेंस हो गया,
पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, देख लो इसको। ये लिख लिया सबने? कर दूं? चलिए, तो हम लोग आपको बता रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो मेल गैमेट होता है उस मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? द मेल गैमेट इज कॉमनली नोन एज स्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म बनता कहां से, आप क्या बोलोगे? क्लियर है? टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो टेस्टिस ऐसा दिखता है। इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोबी कहते हैं। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म कहां बनता है तो बहुत अच्छा एनटीएससी का क्वेश्चन है कि वेयर द स्पर्म आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस। अब बच्चों को तो इतना ही पता था कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, लेकिन आपको और ज्यादा जानना है कि केवल टेस्टिस में नहीं बनता, टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमिनिन फेलोस्टिब्यूल। तो याद रख लेना, कान खोल के ब्रेन में बात डाल देना कि the sperm are produced in a seminiferous tubule. तो ये वाली testis की seminiferous tubule is responsible for production of sperm. Clear है everyone? और इसके चारों ओर जो सेल्स होती है that is known as Leydig cell. Leydig cell is responsible for what? It is responsible for the secretion of the male hormone. और male hormone को हम लोग कहते हैं क्या? Testosterone. The male hormone is known as what? It is known as testosterone. Clear everyone? तो लिख लो, the male gamete is known as sperm. It is produced by the seminiferous tubule and the male hormone is known as testosterone. Clear? ठीक है? उसके बाद हम आपसे ये पूछते हैं कि आप गैमेट के बारे में बता दिया। तीन टाइप के आपकी बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो इस स्पर्म को फर्टिलाइज, न्यूट्रलाइज और मतलब न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो वो तीन टाइप के ग्लैंड कौन से होते हैं? एक कहलाता है सेमाइनल वेसिकल। तो तीन टाइप के ग्लैंड देख लेना, वन इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल, है ना। अनदर ग्लैंड इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड and the third one is known as bulbourethral gland. So these are the three types of the gland which is found in where? Which is found in these three types of gland are found in the male reproductive system. अगर आपसे पूछे टोटल कितने टाइप के ग्लैंड है तो थ्री टाइप के ग्लैंड है, एक सेमाइनल वेसिकल वाला, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बोइरेथल। सबसे ज्यादा सिक्रीशन ये करता है, नियर अबाउट 70% सिक्रीशन करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्रीशन इसका है। उसके बाद बचा हुआ नियर अबाउट 25% सिक्रीशन ये करता है और 4 to 5% सिक्रीशन बल्बोइरेथल ग्लैंड करता है। These glands make the secretion. Why? अगर क्वेश्चन आ जाए इन ग्लैंड के सिक्रीशन का काम क्या है तो ये स्पर्म को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रिशन देता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। ये दोनों म्यूकस वगैरह का प्रोवाइड कराते हैं यानी कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। क्लियर है बात? क्लियर? इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज, कॉमनली नोन एज वेसेक्टॉमी। एक वर्ड है जिसे एक नाम से जानते हैं वेसेक्टॉमी और दूसरा नाम होता है ट्यूबेक्टॉमी। शायद आपने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो आपने हिंदी में इसे बोलते हैं नसबंदी। और आपने ये जरूर सुना होगा, एक मूवी आई थी, शनि देओल की आई थी, किसी बॉबी देओल की आई थी, नसबंदी। पटाप पोस्टर था, कौन सा पता नहीं, नसबंदी मूवी आई होगी, आपने देखा होगा, धर्मेंद्र वगैरह इनकी मूवी थी ये कुछ। तो नसबंदी एक्चुअली क्या होती है कि ये वो पोर्शन होता है यानी कि ये सर्जिकल रिमूवल होता है किसी पार्ट का। अगर मेल रिप्रोडक्टिव में आपको ये पता है, एवरीवन नोस व्हाट इज वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस सब जानते हैं, यस और नो?
वास्ट डिफरेंस जानते हैं? हाँ, तो वास्ट डिफरेंस नहीं भी जानते तो ये देखना कि मैंने बताया टेस्टिस से स्पर्म बनता है और स्पर्म जो लेके जा रही है इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट ट्यूब इज नोन एज वास्ट डिफरेंस। क्लियर? तो जब नसबंदी की बात करते हैं या वेसेक्टॉमी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इस वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देते हैं। जैसे ही हमने इस वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया तो यहाँ से जो स्पर्म बना है वो आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि ब्लॉकेज हो जाएगा। तो यानी कि वेसेक्टॉमी इज डन इन व्हाट? इट इज डन इन द मेल, और इसी को हम लोग हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमी में हम लोग क्या करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो हम लोग बताते हैं आपको फैलोपियन ट्यूब, तो उस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी। चाहे ये कराओ चाहे वो कराओ, दोनों के अंदर क्या होगा? अगर क्वाइटस हुआ या इंटरकोर्स हुआ तो ये प्रेगनेंसी को लीड नहीं करेंगे क्योंकि ओवम आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर जाते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है? ऐसा कुछ। दिस इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता है तो यहाँ से यूट्रस की वॉल से अटैच है एक स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओवरी। इधर भी यही होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो इधर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन हो गया? ओवरी। और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन हो गया? ये ले जाने वाले, दैट इज नोन एज ओविडक्ट वाला पोर्शन हो गया, है ना? तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये ओवरी क्या करेगी? ओवम सिक्रीट करती है। आपको पता होना चाहिए इस दुनिया का ह्यूमन एनिमल सेल, सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन एनिमल सेल हम लोग किसको बोलते हैं? ओवम को बोलते हैं। तो ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ओवरी। फीमेल के पास दो ओवरी होती है लेकिन एक महीने में केवल एक ही ओवम सिक्रीट होता है। पहले एक बार इससे फिर दूसरा इससे सिक्रीट होता है। क्लियर? तो ये ओवम सिक्रीट होता है, ये ओवम यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ नीचे से स्पर्म आता है और यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन होता है। जब इन दोनों का मिलाप होगा यानी कि स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज होंगे, देन इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉमनली नोन एज जाइगोट, एंड जाइगोट गॉट इम्प्लांटेड हियर। ये जाकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और उसे हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। तो क्लियर है बात? यस और नो? दिस स्ट्रक्चर, सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है वेजाइना, इससे ऊपर जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर आता है सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर जाए तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज यूट्रस, यूट्रस के ऊपर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज ओवरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं फिम्ब्राई, और फिम्ब्राई के ऊपर वाले प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, जो फिंगर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है उसे बोलते हैं एम्प्यूला, इसके ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं आइस्थैमस, आइस्थैमस के ऊपर में तो यूट्रस मैंने बता ही दिया। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि ऊपर से निकला दिमाग का? यहाँ से आया स्पर्म, वेजाइना से आया स्पर्म, यानी कि वेजाइना इज नोन एज व्हाट? इट इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। यहाँ से बच्चे पैदा होते हैं यानी कि बच्चे बाहर निकलते हैं, इसलिए वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कान खोल के सुनना, कि मेल के अंदर टोटल कितनी ओपनिंग होती है और फीमेल के अंदर टोटल कितनी ओपनिंग होती है? कोई बता सकता है? Does the both opening are same? मेल और फीमेल में दोनों ओपनिंग सेम होती है, यानी कि टोटल ओपनिंग सेम होती है, अलग अलग होती है? किसी को पता है क्या? नहीं बता? मैं बता रहा हूं, इधर सुनना। मेल के अंदर केवल दो ओपनिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर ओनली टू ओपनिंग इन द मेल, लेकिन फीमेल के अंदर तीन ओपनिंग होती है। याद रखना कि मेल के पास केवल दो ही ओपनिंग होती है, यानी कि यूरिन निकालने के लिए और मेल गैमेट निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है, उसे बोलते हैं पेनिस। तो वन ओपनिंग इज नोन एज पेनिस एंड अनदर ओपनिंग इज नोन एज एनस। तो अगर मेल की बात करें तो कितनी ओपनिंग होती है? दो। वन इज नोन एज पेनिस, अनदर इज नोन एज एनस। तो पेनिस से मेल गैमेट भी बाहर निकलते हैं और यूरिन भी बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में टोटल तीन ओपनिंग होती है। याद रखने वाली चीज है, एक कहलाता है क्या? यूरिन निकालने के लिए फीमेल के पास
यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, देयर इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग। गैमेट्स के लिए इनके पास होता है वेजाइना और एक होता है एनस। तो फीमेल हैविंग द 3 ओपनिंग व्हाइल मेल हैविंग द 2 ओपनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्लियर है बात? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आया? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी और बताया था। तो इसमें अगर हमें नसबंदी करनी है फीमेल के अंदर तो क्या करेंगे, इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट कर बांध देंगे। अगर मैंने फेलोपियन ट्यूब यहाँ से काट के बांध दी तब ओवम आगे ही नहीं गया, ओवम आगे नहीं गया तो स्पर्म से मिलाप नहीं हुआ, स्पर्म से मिलाप नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, यानी कि कोई ऐसी फीमेल है, ऐसा मेल है जिसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो या तो वो ट्यूबेक्टोमी करा ले या वो वेसेक्टोमी करा ले। हिंदी में उसे नसबंदी कहते हैं। आपके सामने अभी कभी मूवी आएगी, आप देखोगे ना बॉबी देओल की, तो वो बॉबी देओल की मूवी इसी पर बेस्ड है। क्लियर? लेकिन उसमें मेल के ऊपर बेस्ड है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी। क्लियर है बात? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मेजर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप बोलोगे ओवरी। ओवरी इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? ओवरी इज प्रोड्यूसिंग द फीमेल गैमेट, और उस फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्लियर है बात? यस। अगर फीमेल के अंदर मैं आपसे पूछूं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन था। अगर मैं बात पूछूं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, तो वन इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड अनदर इज नोन एज व्हाट? अनदर इज नोन एज ईस्ट्रोजन। तो दो फीमेल के अंदर हार्मोन होते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है और एक एस्ट्रोजन होता है। आओ तो कॉपी के ऊपर लिख लो, वन इज नोन एज एस्ट्रोजन, अनदर इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। क्या इंपॉर्टेंट बात? आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी बुजुर्गों में शादी होती है तो एक 70 साल का या 80 साल का अगर कोई डोकरा है, यानी कि एजेड पीपल है, अगर वो छोटी लड़की से 30 इयर्स की लड़की से या 25 ईयर की लड़की से शादी करता है तो वो पापा बन सकता है। बात समझना कि एक बुजुर्ग अगर छोटी के साथ शादी कर रहा है तो वो पापा बन सकता है, लेकिन अगर एक 80 इयर्स की फीमेल है, यानी कि एक थोड़ी सी बुढ़ी औरत है, 80 इयर्स की फीमेल है, और अगर वो 20 ईयर के मेल के साथ शादी करती है तो वो कभी भी मां नहीं बन सकती। मींस इट कैन नॉट बी मदर। रीजन पता है क्या आपको? एनीवन? किसी को रीजन पता हो तो हाथ उठाओ। रीजन बताओ तो हाथ उठाओ, नहीं पता तो नो बोलो। हाँ बेटा बताओ क्या रीजन है? यस, माइक ऑन कर दो। बताओ। सर जो भी है, अगर हमको देखना मेरा आपसे मैच कर रहा हूँ तो बता देना, मेरे पास क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। आंसर क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं मेल में जब प्यूबर्टी आती है तो मेल गैमेट बनते हैं, और प्यूबर्टी से जब तक मेल गैमेट बनते हैं जब तक लाइफ चलती है। तो मेल गैमेट स्टार्ट्स फॉर्मिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी एंड इट एंड्स टिल द लाइफ। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि एक मेल कभी भी पिताजी बन सकता है, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 80 साल का डोकरा क्यों ना हो, लेकिन वो पापा बन सकता है। क्योंकि कारण क्या है कि उसके मेल गैमेट आजीवन बनते रहते हैं। लेकिन अगर उसकी बात करें फीमेल बन सकती है कब से? प्यूबर्टी से लेकर केवल और केवल 45 टू 50 ईयर्स की एज तक, यानी कि 40 से 50 साल के बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती। द रीजन बिहाइंड दैट कि उनके अंदर मेनोपॉज आ जाता है। फीमेल के अंदर there is a cycle and that cycle is commonly known as menstrual cycle। सबने नाम सुना है? yes or no? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर एक ऐसा साइकिल, क्या मेल के अंदर भी चलती है क्या? नो सर, फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब कभी प्यूबर्टी आती है तो एक साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। 28 दिन की एक साइकिल होती है, और एक साइकिल में एक स्पर्म स्क्रीन होता है। अगर एक स्पर्म को स्पर्म मिल जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और ये साइकिल टेम्पररी टाइम के लिए रुक जाती है। अगर स्पर्म नहीं मिला तो 28 दिन के बाद उसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर। दैट इज ड्यू टू व्हाट? द ओवम गेट डीजनरेट, यानी कि ओवम ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर है बात?
क्लियर? तो ये बात समझ में आया? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अकरिंग इन फीमेल, वेयर एज मेल के अंदर ऐसी कोई साइकिल नहीं होती। तो इसके स्टार्टिंग को लिख लो चाहो तो ऊपर कॉपी में, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्की। Menarche is what? Starting of menstrual cycle, and stoppage of menstrual cycle is known as menopause. Starting of menstrual cycle is known as menarche, and stoppage of menstrual cycle is known as menopause. Menarche तो आता है कब? प्यूबर्टी में। और मेनोपॉज कब आता है? 45 से 50 साल की एज में। इसलिए कहते हैं एक फीमेल एक एज तक ही मां बन सकती है, उसके बाद वो फीमेल मदर नहीं बन सकती। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़े, चलिए बस इन दो टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है देखना कि आपको अक्सर ये पढ़ाया जाता है, आपको ये पता होगा कि मतलब अगर अभी जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं तो टू कंट्रोल अ पॉपुलेशन वी हैव व्हाट? वी हैव अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं? बच्चे नहीं पैदा होने देते। क्लियर? तो वो कैसे नहीं देते? इट प्रिवेंट फ्रॉम द स्पर्म एंड ओवम टू फर्टिलाइज। स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन एट द प्रीवियस टाइम, पहले की बात करते हैं, जब पुराने बुजुर्ग हमारे दादा परदादा की बात करते हैं, तब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तब ऐसा तो नहीं है ना कंटिन्यू बच्चे पैदा होते जाएंगे। तो उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको बताई है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक पीरियड आते हैं, एक तो कहलाता है फर्टाइल पीरियड। यानी कि फर्टाइल पीरियड वो टाइम होता है जब अगर ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो प्रेगनेंसी होगी ही होगी। और दूसरा पीरियड कहलाता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड का मतलब होता है उस टाइम अगर इंटरकोर्स हुआ, यानी कि उस टाइम अगर स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूजन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेफ पीरियड में स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते ही नहीं है। तो उस टाइम जब हमारे पूर्वजों के पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं हुआ करते थे, तब वो कैलेंडर देखकर बच्चे पैदा करते थे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ही सब कुछ रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, देन इट कैन नॉट बी प्रेग्नेंट। menstrual cycle is compulsory from the pregnancy. One more important thing लिख लेना, initial few days of the female milk, जब फीमेल मां बन जाती है, लैक्टेशन जब होता है, तो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम एंड इट इज हाईली रिच इन एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रम इज द इनिशियल फ्यू डेज मिल्क, 15 to 20 डेज जो मिल्क आता है फीमेल के अंदर आफ्टर द मदर, दैट मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम एंड इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीजेस। क्लियर है बात? ओके, द लास्ट टॉपिक मैं इसके अंदर जो बताने जा रहा हूं दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। सॉरी, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो वन इज नोन एज, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेक्स डिटर्मिनेशन। इतने युगों युगों से यही दोष देते जा रहे हैं, अगर किसी के फीमेल घर में एक फीमेल है ना, मतलब मेल और फीमेल है, आपस में दोनों की शादी हुई, उस फीमेल से अगर बच्चा, पहली गर्ल, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल, चौथी गर्ल, ऐसे लड़कियां पैदा होगी, 5 लड़कियां, तो उसकी सासू माँ उस फीमेल को कहती है कि तू, तेरी वजह से लड़कियां पैदा हो रही है, तू ही जरिया इस लड़कियों के लिए, है ना। शुरुआत से वो यही कहते रहते हैं कि फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है फीमेल को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता आप बता दे। आज के बाद अगर कोई भी बोले ना कि तेरी वजह से लड़की पैदा हुई है, तो बोलना मेरी वजह से नहीं हुई, मतलब उसके जाके फैमिली बोलना कि इन मैम की वजह से नहीं हुई है लड़की, लड़की होने के कारण मैम नहीं सर है, आपका बेटे में कुछ गड़बड़ होगी, है ना। वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आजकल लड़कियां और लड़कियां बराबर है। और उल्टा मैं ये देख रहा हूँ आजकल लड़कियों लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने पेरेंट्स की देखभाल करती है। देखो कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ लिया मेल, यहाँ लिया हमने फीमेल, राइट। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक्स और वाई। याद रख लेना, द क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन द मेल इज नोन एज एक्स एंड वाई, एंड द क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन द फीमेल इज नोन एज एक्स और एक्स। क्लियर है बात? यस और नो? गगन हिला लो भैया, है ना। तो जब इनके आपस में फ्यूजन होगा तो ऐसे चांसेस है कि यहां से 50% एक्स आया, यहां से भी 50% एक्स आया, तो ये चांसेस है यस और नो, या ये चांसेस है कि आधा एक्स और आधा वाई।
अगर x और x आ गया तो बन जाएगी क्या, तो बन जाएगी फीमेल, और x और y आ गया तो बन जाएगा मेल। तो मुझे बताओ रेस्पॉन्सिबल फीमेल है कि मेल है? मेल इज रेस्पॉन्सिबल। क्यों? इसके अंदर से अगर x आएगा तो फीमेल बनेगी, इसके अंदर से अगर y आएगा तो मेल बनेगा। इस बेचारी की क्या गलती है? दोनों x x आएंगे। तो आइंदा से अगर कहीं भी किसी के घर में झगड़े हो रहे हो कि तेरे से ज्यादा बेटियां पैदा होती है तो बोल देना नहीं, आपके बेटियों के वैसे होती है क्योंकि उनके पास एक्स वाई है, हम फीमेल के पास तो केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्लियर? यस और नो? दैट इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल, मींस द मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल या फीमेल, कोई भी हो। क्लियर है बात? यस और नो? गर्दन तो जादू है ना। तो दैट इज नोन एज व्हाट सेक्स डिटरमिनेशन। और यहाँ मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बता दिया, यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट, यानी कि व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेकेमी, और उससे हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर? तो दैट्स ऑल, योर चैप्टर फिनिश हियर। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से होली बनाएं, सेफ होली खेलें, कोविड से बच के रहे। हैप्पी होली टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।